ये चलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए चलते हैं। जी हाँ, दोस्ती की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अमेरिका में हुई एक ताज़ा स्टडी के मुताबिक ज़्यादातर अमेरिकन के लिए पैसा, धन, दौलत, शोहरत, परिवार, इन सब से पहले आ जाता है दोस्त। वैसे ये बात सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि सबके लिए यही है, क्योंकि दोस्त हमेशा के लिए होते हैं, सदा के लिए होते हैं, डायमंड जैसे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। जिस स्टडी का आप जिक्र कर रही हैं उसमें शामिल 72% लोगों ने ये माना कि सबसे ज्यादा अपने दोस्तों पर वो भरोसा करते हैं। बातचीत में सेहत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि महिलाएं और यंगस्टर्स अपने दोस्तों से सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ पर चर्चा करना पसंद करते हैं। मतलब ये कि अच्छी सेहत और अकेलेपन के नुकसान से बचने के लिए जिंदगी में दोस्ती को अहम मानते हैं। दोस्ती जितनी अच्छी होगी, जितनी गहरी होगी और जितनी पुरानी होगी उतनी मीनिंगफुल होगी। ओल्ड इज गोल्ड। बिल्कुल, और शायद यही वजह है मीनाक्षी, स्वामी रामदेव शो में अक्सर कहते हैं कि योग को अपनाकर साथी बना लीजिए। सबसे प्यारा दोस्त, सबसे सच्चा दोस्त योग। बिल्कुल योग से ही होगा और योग करके हर तरह की बीमारियों से लड़ा जा सकता है। और ये तो साइंस भी मानती है कि रेगुलर योग, प्राणायाम और सुबह जल्दी उठना हेल्दी लाइफ की गारंटी है। बिल्कुल ठीक बात। रोज योग करने से इम्यूनिटी मजबूत रहती है, फिर ना तो बदलते मौसम का असर पड़ता है, ना ही प्रदूषण आपका कुछ बिगाड़ पाता है। वो इसलिए कि योग शरीर के बायोलॉजिकल एनर्जी यानी कि वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखता है। और ये तो हम सब जानते हैं कि इन तीनों एनर्जी के इम्बैलेंस होने के कारण ही शरीर में विकार आते हैं। कई बार तो वात, पित्त और कफ का जो बैलेंस है वो जब बिगड़ता है तो इंसान को बीमारी चक्रों में ऐसा फंसाता है कि एक बीमारी ठीक हुई नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। इलाज के बाद बीमारी फिर से लौट कर भी आ जाती है। लेकिन ऐसे में फिर लोग करें क्या, खासकर वो जिन्हें योगाभ्यास, प्राणायाम के बारे में पता ना हो मीनाक्षी? तो बस आज से हमारे साथ जुड़ जाए। इंडिया टीवी पर योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ योग करें, योग सीखें, आयुर्वेदिक उपाय जानें और त्रिदोष शांति के लिए आज स्टेप बाय स्टेप हम यही सीखने वाले हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। सबसे सच्चे और सबसे अच्छे दोस्त तो आप हैं हमारे। आपको भी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी और आज हम जो है 3 देवियों के साथ त्रिदोषों का समाधान बताने वाले हैं। 3 दोषों के 3 तो बड़े बड़े उपाय। वैसे तो ये जो जलनेति सूत्रनेति है ये त्रिदोष नाशक है। ये जो श्रृंगी कर रहे हैं हमारे सत्यवान जी और हारोराम जी, ये श्रृंगी चिकित्सा ये तो अत्यंत वातनाशक है। ये जो लीज थेरापी है ये भी अंतर के वात को खींच लेती है। तो ये जितनी भी थेरापियां हैं, ये पत्रपिंड मसाज है, फिर हमने कितनी बार कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती, जानु बस्ती, बाह्य बस्ती, आभ्यंतर बस्ती, ये अत्यंत वातनाशक है। और ये सारा योगाभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम, ये खड़े होकर के भी कर सकते हैं, ये बैठ कर के भी कर सकते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम अत्यंत वातनाशक है, लेकिन ये 100 से 1000 बार तक करवा देते। मैंने एक नाम दिया हुआ है, शत सहस्र साधना। वात के लिए 3 उपाय, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। अब ये एक उपाय। दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गुगुल, ये दूसरा उपाय। और पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रेड, ये तो रेडीमेड उपाय है। कफ के लिए 3 उपाय सबको पता है, तुलसी, बनफसा, वासा, हल्दी, अदरक। हल्दी अदरक तो लोगों ने घर में लगानी शुरू कर दी। हल्दी, अदरक, तुलसी हर घर में होती है। फिर बासा भी लोगों ने आजकल लगाना शुरू कर दिया है। ये इसलिए मैंने आज दाएं बाएं पूरा सजा के रखा हुआ है। ये जो पूरी सजावट है, ये चारों तरफ पेड़ पौधों के बीच में, जड़ी बूटियों के बीच में जो बसता हूँ मैं, तो ये इसी के लिए है कि ये तुलसी, बनफसा, बासा, हल्दी, अदरक, इनको उबाल के पी ले, ये कफ के लिए। और बेल, ये बड़ा जबरदस्त है। बेल, शीशम, पीपल, बेल, शीशम, पीपल, नीम और एलोवेरा, व्हीट ग्रास, ये अत्यंत पित्तनाशक है। अत्यंत पित्तनाशक।
और उसमें पित्त के लिए फिर एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट और अविपत्ति कर्षण मुक्ता शुक्ति, ये एक एक करके आज हम वात पित्त कफ से जहां से शुरू करते हैं वहीं से शुरू करके गौर से श्लोक सुने। कम से कम 3 उपाय बताएंगे, 2 घरेलू और 1 रेडीमेड जो पतंजलि की ओर से आपको उपलब्ध कराते हैं। जी मीनाक्षी जी, और सूक्ष्म व्यायाम से यात्रा शुरू कर दें, ये बड़ा जबरदस्त है। एक एक अभ्यास, किसी के हाथ पैर जकड़े रहते हैं टेढ़े मेढ़े, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, करा देते हैं। तो हाथ पैरों की जकड़न तो सूक्ष्म व्यायाम से दूर होगी और इसकी शुरुआत स्वामी जी आपके साथ साथ हमारे प्यारे दर्शकों ने करनी शुरू कर दी है। स्वामी जी, मौसम बदल रहा है और प्रदूषण से लोगों का बहुत बुरा हाल है। अब आज की तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, बड़ी भयानक हैं। स्टडी ये कहती है कि दोस्ती जितनी गहरी है, जिंदगी उतनी ही अच्छी है। आप भी कहते हैं योग से दोस्ती कर ले। ऐसे में जिनकी दोस्ती अब तक योग से नहीं हुई है, उन्हें आप स्टेप बाय स्टेप आज योग सिखाएं और उनकी दोस्ती मजबूत करा दें। एक बार ये कहना, ये जोड़ बन जाए फिर कभी टूटे ना। तो देखो, एक तो शुरुआत कहीं से भी कर लें, चाहे वार्म अप से कर लें, चाहे सूक्ष्म व्यायाम से कर लें यहाँ से की, या फिर जो है चलो खड़े हो जाओ, अब तो सब स्वस्थ हो गए हो। पहले टेढ़े मेढ़े लचार पचार ऐसे होते थे, एंड बैंड बांगे तांगे टांगे पांगे ऐसे ही उल्टे पुल्टे हो रखे थे। तो यहाँ से शुरुआत कर ले। आंगे बांगे आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े ऐसे खटर पटर खटीचर पटीचर, तो ये सब ऐसा हो रखा था। अब लोगों को हमने ऐसे दौड़ा दिया है, कुदवा दिया है। एक तो ये, फिर एक तो ये कर लिया करें, दूसरा ये कर लिया करें, और फिर जो है देखो कितना अच्छा है, ऐसे कर लिया करें, ऐसे कर लिया करें। अब कितना अच्छा लगता है ऐसे। बोले बाबा जी इतना मुड़े तो ना, आपकी मरोड़ बढ़ी हुई है, मरोड़ गांव की भाषा में बोलते हैं, बड़ा मरोड़िया है। तो जो पहली बार कर रहे होंगे वो तोड़ तो सच में मरोड़ नहीं क्या कर पा रहे सबको होंगे। ठीक करना है, सबकी मरोड़ निकालनी है। इतना मुड़ना चाहिए, ऐसे मुड़ के यहाँ देखो ये सिर ऐसे लग जाए, ऐसे। अब ऐसे कहाँ लगे अभी साहब, बहुत दिक्कत है। कुछ तो ऐसे करते हैं, ऐसे 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 माँ खींची उड़ाते हैं। कोई बात नहीं, कहीं से शुरुआत तो करेंगे, ऐसे करें, और जिनसे पूरा हो जाए तो फिर पूरा करें, तेजी से करें, ऐसे करें ये। और कुछ नहीं हो तो अपना ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन से कहीं से शुरुआत तो कर लें। शताधिक योगाभ्यास हमने पूरे हिंदुस्तान को सिखा दिया है, यहाँ से शुरू की। और मैं शुरू करता हूँ वात से। 80 प्रकार के वात रोग कहे, 100 से ज़्यादा प्रकार की इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। इसके लिए लोग बायोलॉजिकल लेते हैं, स्टीरॉइड लेते हैं, पेन किलर्स खाते हैं, फिर गरम गरम चीज़ें खाते हैं। अरे भाई दर्द हो गया, क्या करें? लेकिन जिसको बंद करना चाहिए, छाछ नींबू अचार टमाटर खटाई बंद, नहीं तो खटाई में पड़ जाएगी बात। दही छाछ नींबू अचार टमाटर खटाई बंद। फिर अभी सर्दियों में गूंद खाएं, गूंद को घी में भून के रख ले। गूंद को 10 तरह से खाया जा सकता है। गूंद के लड्डू बना करके खाओ, गूंद को घोल करके पानी में ऐसे ही मिला करके पी लो। गूंद को आप थोड़ा आटा के साथ मिला के खा लो, पंजीरी बना करके खा लो, लड्डू बना करके खा लो, उसको पानी में घोल करके पी लो, चाय कॉफ़ी में घोल करके पी लो, दूध में घोल करके पी लो। गोंद को हम तो ऐसे ही चरड़ चरड़ खा जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है दांतों में ना, क्रंची क्रंची बड़ा अच्छा लगता है। और सर्दी में जो है ह्यूमिडिटी भी कम होती है, तो उसकी कड़की बरकरार रहती है। तो गोंद खाया करो। दूध में हल्दी शिलाजीत लाक्षादी लेने से। अब देखो ये जो RA फैक्ट्री CRP ANA AVN HLB 27 जितने भी पेन मार्कर्स हैं एलोपैथी में कहा जाते हैं, इनका कोई समाधान नहीं। फिर लोगों को ऑपरेशन कराते हैं, स्टीरॉइड बायोलॉजिकल देते हैं, और ये सब ले करके लोगों की किडनी लिवर खराब हो जाते हैं, ज़िंदगी तबाह हो जाती है पूरी। लेकिन हम जो आज उपाय बता रहे हैं ना, कितना सिंपल सा उपाय है। अपना आटा गूंद, आटा एक तो मिलेट्स खाना चाहिए, और हो सके तो रागी बाजरा जैसी चीज़ें खानी चाहिए। रागी बाजरा चना, ये जो ज़्यादा गेहूँ और चावल खाते हैं ना, ये बात बढ़ाता है। ये बायबादी की चीज़ें इनको नहीं खानी। तो एलोवेरा और सहजना, इसका रस निकाल लो और उससे ही आटा गूंदो।
और उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है ना, प्रोटीन चाहिए, कार्टिलेज के रिपेयर के लिए कैल्शियम चाहिए। तो चना, सोयाबीन, जो रागी, बाजरा, ऐसे मल्टीग्रेन आटा खाना चाहिए, मिलेट्स खाने चाहिए, बड़ा अच्छा होता है। तो वात से अब आप घुटने नहीं टेकेंगे। वो आजकल तो लोगों ने ऐड भी बना रखे हैं ऐसे ही, बोले दर्द घुटने टेकेगा, और फिर वो जो विज्ञापन कर रहे थे उनके घुटने टिक गए, तो फिर नया करके आए विज्ञापन करने वाला। तो हम ये विज्ञापन की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सत्यापन की बात कर रहे हैं। अब गोडे लोगों के बेकार हो रखे, गोडे की गिरिस घिस गई। अरे घी खाया कर 2 चम्मच, क्या खाया करो, 2 चम्मच घी खाओ, गोडे नहीं घिसेंगे। अब तो कहते हैं बटर खाना चाहिए खाली पेट 1 चम्मच, या गाय का घी खाना चाहिए। जिनके पास पैसे का जुगाड़ ठीक ठाक है तो पतंजलि का खा लेना। नहीं अच्छा तो अपना स्वामी जी, जो है नारियल का तेल ले लेना, तिल का तेल ले लेना, 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट, तो ये गोडे नहीं घिसेंगे। ये स्वामी जी, खराब जी मौसम, मेरी बहन, प्रदूषण और बढ़ती हुई उम्र, इसकी वजह से शरीर की बायोलॉजिकल एनर्जी इम्बैलेंस होती है, मतलब ये भी एक कारण है। तो ऐसे में त्रिदोष को कैसे शांत करें, बढ़ती चलो हुई उल्टे ले। उम्र, और कैसे शरीर का ख्याल रखें कि लोग अपने शरीर की पहले तो प्रकृति समझ लें कि उनके वात प्रधान है, पित्त प्रधान है या कफ प्रधान है, तो इसका अंदाजा कैसे लगाएं? हाँ चलो, अब मैं 3 का पहले उत्तर दे देता हूँ, फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। इन 3 दोषों के परिणाम फिर क्या क्या वो भी बताता हूँ। जब थोड़ी सी खट्टी चीज़ खाने पर, दही छाछ खाने पर, फूल गोभी खाई, मटर खाया, और कुछ भी ऐसे राजमा खाया, जरा सी भारी उड़द खाया, और शरीर में दर्द बढ़ गए। माने भारी चीज़ें खाने से, दही छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें खाने से शरीर में कहीं पर भी थोड़ा सा अकड़न, स्टिफनेस बढ़ने लगे, और टेढ़े मेढ़े कुछ होने लगे, कहीं से कुछ चीज़ें फूल गांठ जॉइंट्स में शुरुआत होती है इसकी। होता है इसका प्रारंभ मूलाधार से, नाभि के नीचे प्रदेश से, और पूरे शरीर में फैल जाता है। वात शुरू होता है मूलाधार से, पित्त शुरू होता है पित्ताशय से, पेट के बीच से, और कफ शुरू होता है यहाँ गले छाती से। हाँ, तो जिनको जरा सी खट्टी चीज़ें खाने पर, भारी चीज़ें खाने पर शरीर में स्टिफनेस और दर्द होने लगे तो समझो वात प्रकृति है। और जरा सी ठंडी हवा चली, छिकम छिक, और जरा सा भी ठंड सी आ रही है और उनकी नाक बंद हो जाती है, नपीरी सी बंद हो जाती है, फिर कोई नए नए स्वर निकलने लगते हैं, तो समझ लो कफ की प्रकृति है। और जरा सी गर्म चीज़ खा ली, जरा सी ठंडी और जरा सी घी वाली चीज़ खाई, और जरा सा हवा लगी और नाक बंद हो जाए, कफ कोल्ड हो जाए तो कफ प्रकृति। और जरा सा गरम मसाला, कुछ भी गरम चीज़ खा ली, यहाँ तक कि बाजरे की रोटी खाई, रागी की रोटी खाई, थोड़ा हल्दी ज़्यादा हो गई, थोड़ा सा दूध ही गर्म पी लिया, कुछ भी गरम मसाला ही खा लिया, थोड़ा चाय पकौड़ा खा लिया, कुछ भी खाया जरा सा, तो एकदम से जलने लगे तो समझो पित्त की प्रकृति है। किसी की वात, किसी के पित्त, किसी की कफ प्रधान प्रकृति है। और पित्त के लिए, एसिडिटी के लिए अलग अलग प्रकार की एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हो, बड़ी खतरनाक है। उससे अंदर ही अंदर वो पित्त को दबा देती है, और अंदर फिर जो है वो फिर जैसे वो निकलता ना ज्वालामुखी की तरह विस्फोट होता है फिर शरीर से। ऐसे ही कफ को लोग दबाते रहते हैं, इन्फ्लेमेशन को अंदर के, और उससे फिर वो जो है टीबी में, कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही वात को लोग दबा देते रहते, पेन किलर से, स्टीरॉयड से, बायोलॉजिकल से, फिर वो वात एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस, टेढ़े मेढ़े पूरे शरीर को अंदर से जर्जरित कर देता है। जैसे इजराइल वालों ने हमास के पखच्चे उड़ा रखे हैं ना, ऐसे वात जो है ना अंदर से पखच्चे उड़ा देता है पूरे शरीर के, तो ये हालात हो जाती है। अब ऐसे हालात में तो जिससे जितना बन पाएगा भुजंगासन, शलभासन, उतना योगाभ्यास करें। वात त्रिदोष के लिए प्राणायाम तो अच्छा है ही सो है। अब देखो, वात दोष का परिणाम ही है ब्रेन और नर्वस सिस्टम के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, अलग अलग प्रकार के ये जो नस नाड़ियों के रोग हैं सब वात प्रधान है। ये जितना ये फिर जो है ये जो बीपी बढ़ता है ये पित्त प्रधान, बीपी और जितने भी चर्म रोग हैं ये पित्त के बढ़ने से बढ़ते हैं, और कफ के बढ़ने से मोटापा बढ़ता है, कफ से सर्दी जुकाम, कफ कोल्ड तो होता ही, अस्थमा, दमा, लंग, और जो है क्रोनिक लंग डिजीज। हाँ,
लेकिन कफ बढ़ने से मोटापा बढ़ता है, कफ बढ़ने से प्रमाद बढ़ता है, और कफ बढ़ने से गांठें बढ़ती हैं, कफ बढ़ने से फिर कैंसर बढ़ता है। ये इसलिए इन सब, अब कफ बढ़ गया इसी से थायराइड की प्रॉब्लम होती है लोग, कफ बढ़ गया इसी से मोटापा होता है, पित्त बढ़ गया इसी से दुबलापन आता है। ये जो अलग अलग बीमारियों का नाम है ना, दरअसल ये वात पित्त कफ का ही परिणाम है। अब इन तीन को कंट्रोल में कर लिया तो चलिए एक एक करके स्वामी जी तीनों को कंट्रोल में करते हैं। नहीं किया तो फिर कंट्रोवर्सी में फंस जाएंगे। तो स्वामी जी बीमारियों के शरीर में कंट्रोवर्सी। स्वामी जी मान लीजिए किसी व्यक्ति का वात इम्बैलेंस हो गया है, तो आपने ये तो बता दिया उससे परेशानी क्या क्या होगी, लेकिन फिर इसे बैलेंस कैसे करें? खान पान में क्या सावधानी रखनी चाहिए, और फिर साथ ही साथ क्या खाना चाहिए, आयुर्वेदिक उपाय करने चाहिए और योग? पहले तो वात पर टमाटर, खट्टी चीजें, बायबादी की चीजें, भारी चीजें नहीं खानी, एक सावधानी। दूसरी बात, अब वात के लिए, वात में जब यूरिक एसिड बढ़े तो गोखरू का पानी, चंद्रप्रभावटी या गोक्षरादि या ट्राइगन, कोरिगन, रेडीमेड और घरेलू दोनों बता रहा हूँ। जब यूरिक एसिड बढ़ जाए, यूरिक एसिड ये सारी अंदर के पेन मार्कर्स हैं जो दर्द के को इंडिकेट करते हैं। दर्द बढ़ता है तो इन्हीं के कारण से बढ़ता है, और ये तब बढ़ता है जब किडनी फंक्शन गड़बड़ होता है। तो गोखरू से किडनी फंक्शन भी अच्छा होगा, दर्द भी अच्छा होगा। और एक हमारा एयरपोर्ट पे एक बालक रहता है, कई बार मैंने उसका उदाहरण दिया, पुंडीर। कल भी परसों भी मेरे से मिलकर के गया, बोला स्वामी जी मेरे तो गोड्डे ऐसे हो गए थे जैसे बुढ़े आदमी के होते हैं। मैंने तो गोधन अर्क पिया बाबा जी, सारे टॉक्सिन्स निकाल दिए, और मैं अब घोड़े की तरह दौड़ता हूँ। जिनका यूरिक एसिड बढ़ जाए, ESR बढ़ जाए, अब देखो ये CRP, RA, ANA, AVN, HLB27 ये बड़े भयंकर पेन मार्कर्स हैं पूरे वर्ल्ड में। कहते हैं इनका एक बार पॉजिटिव आने पर फिर ये नेगेटिव नहीं आते। RA, CRP, ANA, AVN, HLB27 ये ASO ये भयंकर वाले पेन मार्कर्स हैं। अब इसके लिए पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल आदि लेते हैं। तो क्या करें इसके लिए? खाली पेट पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट लें। खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, पीडानिल पे, पीडानिल ऑइंटमेंट, पीडानिल स्प्रे, ये सब हमने बना रखा है। इन सब का प्रयोग किया है, और अपने शरीर में थोड़ी हलचल करते रहें, उल्टे लेट के, सीधे लेट के, बैठ के, खड़े होके, जैसे हमने बताई। और फिर सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम इतना भी कर लें तो भी उद्धार हो जाएगा। तो अपने अपने अभ्यास करें। अब जब ये बढ़ जाए तब उपवास जरूर करें, उपवास। और आज लहसुन कल्प भी अंत में बताने वाले हैं। आज लहसुन कल्प भी बताने वाले, जैसे मैंने दूध में ही 3 चीजें बताई। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश लो तो कफ मिटेगा। दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गुग्गल लो तो अंदर से हड्डियां मजबूत बन जाएंगी। दूध में मुलैठी और सौंफ उबाल करके पियो। मुलैठी और सौंफ और गुलाब के फूल मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या, दूध एकदम गुलाबी भी हो जाएगा। और उसको पी लो और ठंडा करके पी लेना तो पित्त का प्रशमन हो जाएगा। तो अपने अपने प्रकृति के अनुसार ये भी आज अंत में बताने वाले हम। लहसुन कल्प करना चाहिए, लहसुन कल्प अप्रतिम है। और उपवास, जब भूख को भोजन नहीं मिलता तो वात को, कफ को और पित्त को भी खा जाती है। कुछ लोग भूखे पेट रहेंगे तो पित्त बढ़ेगा। अरे भूखे पेट रहने से पित्त नहीं बढ़ेगा, ज्यादा खा खा करके पित्त बढ़ा हुआ, उत्तेजक चीजें खा खा करके पित्त बढ़ा हुआ। नीम खा लो, मीठा मीठा कड़क, कड़वा कड़वा थू, और इससे हो गया इससे हो गया पित्त। तो ये वात का जो मैंने बताया, भयंकर वात रोग हमने टेढ़े मेढ़े। कल एक जो लड़का कौशिक जो व्हील चेयर पर आया था, और पिछली बार मैंने दिखाया था, मेरे साथ सब दंड बैठक लगा रहा था, ऐसा लगा कोई बॉडी बिल्डर हो। एंकोलॉजिक स्पोलाइटिस भी अच्छा हो जाता है। जितने भी अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, स्टैटिका, लोमोस्पोलाइटिस, इसमें ये सब फायदा होता है। ये जो वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी चिकित्सा जो हमारे हालूराम जी और सत्यवान जी आदि ने जो इधर करके दिखाया नहीं, पूरा शुरू में ही, ये जो शुरू में हमने बताया था कोई प्रदर्शन नहीं था। ये अद्भुत चिकित्सा, एक ही दिन में 10-20 साल पुराना दर्द ठीक हो जाता है श्रृंगी से, श्रृंगी चिकित्सा से, लीच चिकित्सा से। फिर ये जो बाह्य बस्ती, अभ्यंग, वसाज, और फिर अंदर की बस्ती, दशमूल क्वाथ से पीड़न तक क्वाथ से। तो इतना ये वात का पूरा संसार। वात का जब दिमाग पर असर होता है तो ये जो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया है, एसएलईएम, ऑटोमेन डिजीज है, ये भी वात ही रोग हैं। इसमें मेधावटी मेमोरी ग्रिड देते हैं और न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड जी। ये औषधियों से ना पूरी तरह से ये वात रोगों का खात्मा हो जाता है। स्वामी जी,
वात रोगों को कैसे पहचानना है, उनको कैसे खत्म करना है, उसके बारे में आपने बताया। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे दोष की बात करते हैं, जो है कफ। कफ दोष से होने वाली बीमारी, परेशानियों के बारे में भी बताइए, जैसे आपने वात रोगों के बारे में बताया, और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है, और जिनको कफ दोषों की ये परेशानी है उनको किन चीजों का परहेज करना चाहिए। अब कफ क्योंकि इस सीजन में बहुत चल रहा है। सेतुबंधासन, सर्वांगासन। हाँ, कफ कोल्ड तो अब ठंड आ रही है, तो ठंड में तो भीतर जो है लोगों का पूरा चक्का जाम हो जाता है। किसी किसी के तो ऐसे लगता है जैसे बतासे की फैक्ट्री तैयार हो गई हो, नपीरी बोलने लगती है, नाक बंद हो जाते हैं, गला खराब हो जाता, खर्र खर्र, फिर खांसते रहते हैं, और खांसते खांसते किसी किसी का तो आंतों की झिल्ली फट जाती है, हर्निया हो जाता है, खांसते खांसते बहुतों के यूरिन निकल जाता है। अब इतनी बुरी हालत हो जाती है, इतनी खांसी उठती है, पेट के आंतों की झिल्ली फट गई, हर्निया हो गया, और खांसते खांसते बहुतों का मूत निकल जाता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। और इसके लिए एक तो ये उष्टासन, और दूसरा ऐसे ये कफ के लिए, इससे फेफड़ा बड़ा मजबूत होता है। ये ऐसे थोड़ी रुके, फिर ऐसे 3 तरह से जो जिक्र कर पाए, से फिर ये। अब कफ कोल्ड बढ़ गया तो एलोवेरा, हल्दी, अदरक, थोड़ा उसके अंदर बहेड़ा, उसी में थोड़ा अमरूद इसका डाल करके इसका गरारा कर लो साथ, दिव्य धारा लगा लो, पतंजलि बाम लगा लो गले में, उसको फिर हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा का लपेट गले में, छाती में लगा देते हैं, पुराना घी छाती में लगा देते हैं, उससे छाती खुल जाती है। लोगों का ना गला, सबसे ज़्यादा आदमी बीमार पड़ता है तो सबसे पहले क्या खराब होता है? गला खराब। फिर क्या होता है? पेट खराब। बोले गले में खराश हो गई, गले में खराश के बाद फिर छाती जाम हो जाती है, और बहुत से तो ऐसी सिकुड़ के चलते हैं सर्दी में, और फिर ऊपर से ठिठोर करते दांत और किट करने लगते, और फिर कहते हैं ये अंडरगारमेंट पहनो, ये पहनो, ये स्वेटर पहनो। अरे भीतर की जिसकी गर्मी खत्म हो गई ना, फिर कितने स्वेटर पहन लो। और यार तो कोई स्वेटर नहीं पहनते को तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, वो बहन जी ने अभी भी स्वेटर दी। बोले बाबा जी क्या करें, हमको ठंड। तो गर्मी भीतर है, और भीतर की गर्मी के लिए क्या करें? मुंह में केसर डाल के रखें, मुंह में थोड़ा लौंग और काली मिर्च, इलायची डाल कर रखें, थोड़ा सुबह सुबह शिलाजीत ले लिया करो 1 बूंद, आप पूरे दिन भर कपड़ा ओढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बोला बाबा जी आप रोज ही शिलाजीत खाते हो क्या? तो सर्दी में कपड़े नहीं पहनते। तो हम तो कभी कभी खा लेते हैं, ऐसे सप्ताह में 1 बार। ये तो जो फेफड़े कमजोर है ना जिन लोगों के, उनको ठंड भी बहुत कम लगती, इम्यूनिटी कमजोर है, तो इम्यूनोग्रिड खाओ, श्वासारी और के साथ पंचकोल का क्वाथ, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड, ब्रोनकोम, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, ये इतनी चीजें हमने बता दी है। आज सब यहीं पर हमने ऐसे दाएं बाएं पूरा सजा के रखा हुआ है, और एक ये श्वासारी अवलेह भी बना दिया, ये नया अवतार है, ब्रोनकोम, ये सब इधर। और मैंने बोला बासा, बनफसा, तुलसी, हल्दी, अदरक, ये पहले घरों में ही रखते थे, आज फिर हमने वापस लोगों को कहा कि अपने घरों में ये चीज़ें रखा करो। अब हल्दी, तुलसी, अदरक का रस निकालो, शहद डाल करके पी लो, कफ कोल्ड ठीक। कंठामृत, लवंगादि, खदरादि, कफ कोल्ड ठीक। और काढ़ा बताएंगे आज फिर से, वो हल्दी, अदरक, लौंग, काली मिर्च, और उसमें थोड़ा अश्वगंधा शतावर और डाल दो, और फिर उसमें थोड़ा सा 2 बूंद शिलाजीत डाल करके पिला, आप पूरे टनाटन रहोगे। और फिर थोड़े से लंबे श्वास लो और लंबे छोड़ो। फिर किसी को ज़्यादा ही फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं ना, तो हम उसको अब्रक भस्म और ये स्वर्ण वसंत मालती देते हैं। अब्रक भस्म, सहस्त्रपुटी, स्वर्ण वसंत मालती, स्वर्ण भस्म, और ये साहब ये देने पर तो फेफड़े ऐसे हो जाते हैं, इनमें कफ कोल्ड जमता ही नहीं। सुबह उठ करके गिलोय घनबटी खा ले, एक ही चीज़ ले ले, छोटी छोटी चीज़ कर ले स्वामी तो जी। ऐसे तो ये कर लेंगे तो कफ कोल्ड कतई नहीं रहेगा। लंबे श्वास ले ले। स्वामी जी, पित्त दोष की बात कर लेते हैं। पित्त दोष के बिगड़ने से कौन सी बीमारी होती है और फिर उसे कैसे ठीक किया जाए, ये भी समझाइए।
पित्त दोष बिगड़ने से एसिडिटी तो पहले होती है। तो अविपत्तिकरण चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला के 2-2 3-3 ग्राम सुबह ले लें। सुबह जैसे हमने बताया वमन जो है, वमन और विरेचन, ये एक एक जो तत्व हम समझाते रहते हैं ना। वमन पित्तनाशक है, विरेचन भी पित्तनाशक है। वमन विरेचन अत्यंत पित्तनाशक। पित्तनाशन के लिए नीम खाएं। लोग नीम नहीं खाना चाहते, करेला नहीं खाते। अच्छा, एसिडिटी होने पर लोग मीठी चीज़ें खाते हैं। मीठी चीज़ें एसिडिटी ख़त्म नहीं करती। ये अलग बात है कि ज़्यादा मेहनत करने पर एसिडिटी बढ़ गई हो, कोई गर्म चीज़ों से एसिडिटी बढ़ गई हो, तो घी खाने से भी एसिडिटी कम होती है। बहुतों का तो घी खाते ही एसिडिटी हो जाती है, हजम ही नहीं होता, बाहर जो है डकार में ही निकल जाता है उनका, है ऐसे ही। तो नीम खाओ। नीम खाने से, करेले की सब्जी खाने से, कड़वी चीज़ें खाने से एसिडिटी ख़त्म होती है। और कड़वी चीज़ें खाने की आदत ही नहीं, कड़वी चीज़ें खाते ही उल्टी हो जाती है। जो मेरे जैसे जो है मधुर प्रिय है बहुत सारे, तो शीशम, बेल, पीपल, वीटग्रास, एलोवेरा, ये पंचामृत है ना। ये पंचामृत पित्त के लिए, जैसे हमने वात के लिए पंचामृत बताया, ये पित्त के लिए पंचामृत है। और रेडीमेड में लिवोग्रिट, लिवामृत खा लें, पूरा एसिडिटी नॉर्मलाइज। पेट पर मिट्टी पट्टी कर लें, उससे एसिडिटी नॉर्मलाइज हो जाती है। शीतली शीतकारी कर लें। ठंडे मन का ना, दूध में थोड़ा सौंफ, थोड़ा मुलैठी, एक गुलाब के फूल देखो इधर रखे। ऐसे मैं भी गुलाब का फूल हूँ, क्योंकि मेरी पूज्य माता जी का नाम गुलाब देवी है। तो लेकिन मैं खाने के लिए नहीं, मेरा बुड़का मत मारियो। ये गुलाब के फूल और ये मुलैठी और ये सौंफ, ये देखो ये मुलैठी रखी इधर, ये मुलैठी सौंफ दूध में उबाल करके ठंडा करके पूरा एसिडिटी खत्म। खट्टा दही भी नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। जहाँ देखो गरम मसाला, चाट मसाला, ये मसाला, वो मसाला, मसाला ये। अच्छा स्वामी जी, मैं अगले विषय पर जाऊं, पहले एसिडिटी में एक बात पूछ लूं आपसे। मसाला साला बहुत गड़बड़ है। कई लोग क्या करते हैं ना, ये कहते हैं कि नहीं मैं ठंडा पानी पीता हूं ना तो मेरी एसिडिटी नॉर्मल हो जाती है, तो एकदम बर्फीला पानी पीते हैं। तो ये ठीक है या नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं है। बॉडी टेम्परेचर से चीजें लेनी चाहिए। ज़्यादा ठंडी, ज़्यादा गर्म चीज़ें ये प्रकृति के विरुद्ध है। इसलिए आयुर्वेद का जो है समशीतोष्ण, और ये आयुर्वेद का भी सिद्धांत है। समदोष समाग्नि स समधात्म लक्रिय प्रसन्न आत्मा इंद्रिय वन स्वस्थित्य विधीयते धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञा अपराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम समत्वम योग उच्यते। योग का भी सिद्धांत है युक्ताहार विहारस्य। तो बैलेंस। तो ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। जिनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है उनको एलोवेरा लेना चाहिए। जिनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है सुबह सुबह अनार लेना चाहिए। जिनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है उनको थोड़ा सलाद, कच्चे खाने चाहिए। जो है सिद्ध समाधि योग के जो संस्थापक थे वो एक बात कहा करते थे, 70-80% वो उन्होंने पूरा जीवन इस पर शोध किया। और हमारे डॉक्टर नीरज जी, कच्चा खाओ एसिडिटी नहीं होगी। अच्छा देखो, जिनको पेट खराब होता है ना, इससे एसिडिटी होती है, पित्ताशय के गड़बड़ होने से। अनार, गाजर, चुकंदर, अनार, गाजर, चुकंदर, वीटग्रास, एलोवेरा। अनार, गाजर, चुकंदर, वीटग्रास, एलोवेरा नहीं मिल रहा तो अनार, गाजर, चुकंदर तो सबके घरों में हो जाता है। थोड़ा मुनक्का, अंजीर या खजूर, उसको भी रात को भिगो दो, सुबह इन सबको पीस करके इनका जूस पी लो। हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा और एसिडिटी भी नॉर्मल हो जाएगी। जीरा, धनिया, सौंफ, जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी और गुलाब के फूल, ये पंचामृत पेय ऐसे बता दे। तो हमने आज पित्तहार पेय भी बता दिया, पंचामृत पेय भी बता दिया एसिडिटी के लिए। और मन को जरा शांत रखिए। कुछ तो हमेशा उबलते रहते हैं, बोले तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, तो आप वो अपनी ऐसी तैसी कराते रहते हैं। दूसरों की झोपड़ी में आग लगाने से पहले अपनी खोपड़ी में आग लगाते रहते हैं। फिर खोपड़ी की आग पूरे शरीर में आग लगा देती है। तो स्वामी जी, आज त्रिदोष कैसे बैलेंस होना चाहिए ये तो पता चल गया है।
और अगर ये पता चल जाए तो वात पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए रोज कितने मिनट का योगाभ्यास जरूरी है, क्योंकि वात पित्त कफ बैलेंस के साथ साथ आज योग भी स्टेप बाय स्टेप आप सिखा रहे हैं। तो खास तौर पर जिनकी अब तक योग से दोस्ती नहीं हुई है उन्हें बताएं कि कितनी देर का योगाभ्यास करना चाहिए। हाँ, आधा घंटे का योगाभ्यास सबके लिए जरूरी है, जो सुखपूर्वक जीना चाहते हैं और जो मेरी तरह से पूर्ण सुखी जीना चाहते हैं और सबको भी सुख देना चाहते हैं, तो थोड़ा 1-2 घंटा कर लो। अच्छा, सुबह सुबह घर परिवार बिजनेस व्यापार को काम धाम होता है क्या? सुबह अपने परिवार में लिपटा झपटी करते हो क्या? सुबह सुबह कोई खेती बाड़ी करते हो क्या? सुबह सुबह समय ही है योग का, ध्यान का, भजन का। सुबह सुबह का समय है आत्म उत्थान का, आत्म नियंत्रण का, आत्म संयम, आत्म अनुशासन का। तो सुबह सुबह शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम से या मंडूकासन से कर लो। तो देखो, कम से कम 2 आसन से लेकर के 5-10 आसन सीख लो, हम रोज सिखा रहे हैं। और आधा घंटा रोज योग करो। और देखो, कुछ घरेलू चीजें, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, थोड़ा सा अदरक का रस, यही ले लो। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, ये सुबह सुबह ले लिया। त्रिदोष का बैलेंस रहेगा। वात का बैलेंस करने के लिए सुबह सुबह खाली पेट लहसुन खा लो। आज बताने वाले हैं भून करके, लहसुन में चीरा मार के, फिर गाय के घी में भून करके 3 कली से शुरू करो, फिर 2-2 कली बढ़ाते जाओ। अरे स्वामी जी, लेकिन सुबह सुबह लहसुन खाकर आएंगे लोग, दूर नहीं भाग जाएंगे? उसमें दुर्गंध नहीं आती। इसके 2 ही दुर्गुण हैं। एक तो इसमें दुर्गंध आती है, थोड़ा तामसिक होता है। लहसुन को जब गाय के घी में भूनते हैं तो ये सात्विक हो जाता है, दुर्गंध इसकी खत्म हो जाती है, जलन खत्म हो जाती है। और नहीं तो मुंह में ऐसे खाओ तो वो जो है ना, तीखा तीखा लगता है लहसुन, तो बहुत ज़्यादा भयंकर। तो लहसुन कोलेस्ट्रोल के लिए, ओबेसिटी के लिए, कफ के लिए, जिनको ठंड लगती है ठंड भी नहीं लगेगी और इससे वात खत्म। और पित्त के लिए तो एलोवेरा, और कफ के लिए सुबह सुबह दिव्य पेय या स्वासारी पेय पी लो, खत्म, लो मामला। तो ये त्रिदोष का एकदम घरेलू उपाय भी बता दिया। चाय कॉफी छोड़ो, दिव्य पेय पियो, स्वासारी काढ़ा पियो। अच्छा स्वामी जी, छोटी छोटी बातें हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन से शुरुआत करो। जी मेरी बहन, क्योंकि सर्दियों का मौसम अब आ रहा है और अक्सर लोग इस मौसम में पानी पीना कम कर देते हैं, पानी का इंटेक कम हो जाता है, क्योंकि ठंड के इस मौसम में प्यास लगती नहीं है। तो ठंड के मौसम में पानी कम पीने से क्या कोई परेशानी होगी? प्यास कम लगती है और पानी पीते तो बार बार सूसू जाना पड़ता है। हाँ, और चाय कॉफी और गर्म चीजों का लोग ज्यादा सहारा लेते हैं। तो लोग कहते हैं हाँ, तो देखो, पानी कम पीने से 3 चीजें होंगी। एक तो पानी कम पियोगे एसिडिटी बढ़ेगी, पेट खराब होगा। पानी कम पियोगे किडनी खराब होगी, लीवर खराब होगा। पानी कम पियोगे मोटापा बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बॉडी का खराब होगा। और ये जो है गर्मियों में तो ये पानी की कमी शरीर में होती है, डिहाइड्रेशन। सर्दियों में लोगों को डिहाइड्रेशन बहुत होता है, फिर कहते हैं मेरी चमड़ी सूख रही है। अरे तेरी चमड़ी इसलिए सूख रही है, पानी कम पी रहा है। एलोवेरा डाल करके पानी में पी ले, एलोवेरा एलोकांती लगा ले। और सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच गाय का घी हमने रख रखा है। और जिनको भैंस का खाना है जो, वो भैंस का खा लेना। मेरे से एक बोले, जी ये भैंस का घी क्यों लेकर के आए? एक दिन मेरे भैंस पीछे पड़ गई और सींग लगते लगते बचे। बोला बाबा हुसैन के लिए लेकर आए, का बहुत प्रचार किया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तुम्हारे भैंस का घी भी लोन से कर दिया। तो भैंस आंटी गाय की का नाराज भैंस नहीं का होंगी। घी खा लो, तिल का तेल खा लो, नारियल का तेल खा लो या मक्खन खा लो सुबह सुबह एकदम हाँ, पहले ये घी सुबह सुबह खाया करते थे। याद है हनुराम? पहले ऊंट को और बैल को क्या दिया करते थे? नाड़ में सरसों का या तिल का तेल, या जिनके पास जुगाड़ ठीक होता था घी दिया करते। और वो 10-12 घंटा कई किले खेत के जोत दिया करता। 50 किलोमीटर दूर तक हो, बैल हो या ऊंट हो, दौड़ा करता और मस्ता जाया करता था सर्दियों में। तो ये हालात होती थी। और ये आदमी वो तो मस्ता रहे और ये मेरा पड़ा ऐसी। तो ये 2 अभ्यास। फिर तीसरा अभ्यास, पैर ऐसे खोल लो और ऐसे कर लो। हाँ, ऐसे भी और ऐसे भी, ऐसे भी
आगे झुक गए ऐसे भी, पीछे झुक गए तो थोड़ा थोड़ा शुरुआत तो करो, कहीं से कहीं ना कहीं से शुरुआत करो। हाँ, तो शुरुआत कर लेंगे तो मामला ठीक रहेगा, नहीं तो चारों तरफ रोग बीमारियां घात लगाए बैठी हैं। स्वामी जी, आप कई बार ये बता चुके हैं कि तांबे के बर्तन में एक बीमारी 10 को और साथ में लेके आते। जी, तांबे के बर्तन में पानी पीने से त्रिदोष बैलेंस किया जा सकता है क्या? तांबे के अलावा मिट्टी के बर्तन की प्रकृति क्या है? चांदी का सिक्का डालकर पानी पीने से क्या फायदे होते हैं? तीनों चीजें बताएं। ये भी बताता हूँ। तांबे के बर्तन में पानी उनको नहीं पीना चाहिए जिनको एसिडिटी होती है, उससे एसिडिटी होती है, तो उनको मिट्टी के पात्र में पानी पीना चाहिए, अथवा चांदी शीतल होती है। और जिनको कफ होता है उनको फिर सोना का सिक्का डालना चाहिए। और जिनको त्रिदोष से बचना हो तो मिट्टी के घड़े में एक सोने का छोटा सा, एक चांदी का, तो स्पर्श से ही उसका गुण आ जाता है, बड़ा जबरदस्त है। एक सोने का, एक चांदी का, एक तांबे का सिक्का ले आओ और मिट्टी के घड़े में डाल दो, इतना तो सब जुगाड़ कर ही लेंगे। हाँ, कितना कितना गले में डाल करके, गले में फांसी, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, कई तरह के आभूषण पहनती हो, तो ये इसका पानी पिया करो। और सोने चांदी हीरे मोती की भस्म हम उपलब्ध कराते हैं। आजकल तो बना ही नहीं पा रहे, इतनी डिमांड आ गई, क्योंकि ये सोना चांदी हीरे मोती ना आयु को बढ़ाने वाले परम रसायन होते हैं। वैसे ब्रह्मचर्य रसायना नाम आमल का वयः वर्धना नाम, हाँ, आयु को बढ़ाने वाला है आंवला। घी घृतम वही आयु, आयुर्वही घृतम। हाँ, तो घृतम वही आयु। तो देखो ये सारी चीज़ें तो हैं। अब देखो सुन करके ना लोग अब तो इतने वो हो गए, सुबह सुबह अब देखो ये लो। अब मैं इसके त्रिदोष कैसे दूर होंगे? सीधा खाओ शहद तो कफ को दूर करेगा, और इसको गर्म पानी में डाल करके खाओ, तो गर्म पानी में डालो, थोड़ा सा हल्दी अदरक और नींबू डाल दो, तेज गर्म में, तो कफ को दूर करेगा। और इसी को ठंडे पानी में या ठंडे दूध में लो तो पित्त का प्रशमन कर देता है। लो, 1 चम्मच से ज्यादा नहीं खाना जी। अच्छा, एक दिन की बात बताता हूँ। एक दिन वो छाता मधुमक्खी कर करके कोई लाया, बोला बाबा खाओ। हम बचपन में तो खा लेते थे, बच्चे थे, अपने आप ही मधुमक्खी का छाता तोड़ लिया और पूरा का पूरा चट। तो हमने ये उस दिन ज्यादा खा लिया, 100 ग्राम, पूरी रात भर जागते रहे, नींद ही नहीं आई इतना ज्यादा ताकत बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। ठंड, दिसंबर का महीना था, कपड़े उतार के फेंक दिए। मैंने कहा आज ये दुर्घटना क्या हुई? बाद में सोचा रहे ये तो ज्यादा शायद स्वामी जी, तो ये अति तो सर्वत्र वर्जित। स्वामी जी, ये तो योगाभ्यास और आयुर्वेदिक नुस्खों की बात हुई, लेकिन त्रिदोषों को प्राणायाम से कैसे दूर किया जा सकता है वो भी आप बताइए। और बारी क्योंकि फैक्ट चेक की भी हो गई है, तो आयुर्वेद की दवाइयाँ एक्सपायर नहीं होती हैं, उसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। इस बात में कितनी सच्चाई है वो भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कल के शो में क्या खास रहने वाला है ये एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं। गलत आदत, खराब पोस्चर कैसे दे रहा नसों का रोग, ब्लड क्लॉट, हाई बीपी, हार्ट डिजीज, कमजोर वेन से नर्व पैरालिसिस। 10 योग से नॉर्मल होगा ब्लड सर्कुलेशन, परफेक्ट रहेगा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कल सुबह 7:56 पर स्वामी रामदेव की ये यौगिक आयुर्वेदिक क्लास आपसे छूटनी नहीं चाहिए, और जो तमाम परेशानियां हैं वो दूर होंगी, ताकि आप अपनी जिंदगी को सेहतमंद बना सकें। स्वामी जी, प्राणायाम के साथ फैक्ट चेक की बारी है। तो देखो प्राणायाम तो कर लेंगी ज्योत्सना जी, पूजा जी, और आप भी कर लो। 1 चम्मच घी हमने इसमें ने चीरा मार दिया था रे, एक में चीरा मार के, और फिर इसको ऐसे चीरा मारो इसमें, हाँ, चीरा मार के फिर इसको भूनते हैं। तो पहले तो फुदक करेगा और बाद में इसकी खटपट ठीक हो जाएगी, तो एकदम से झटपट ठीक। दूध में हल्दी और शिलाजीत, दूध के अंदर ये जो है, ये हल्दी को अधिक ऐसे कद्दूकस के, हमने पहले कई बार बताया है, दूध में ऐसे कद्दूकस करके ये हल्दी डाल लें
और इसमें थोड़ा सा देखो शिलाजीत रखी है, दूध में हल्दी और शिलाजीत। ओहो हो, कफ कोल्ड सब खत्म। और किसी के पास थोड़ा सा जुगाड़ हो भाई, मतलब पैसे पासे ठीक ठाक से हो, तो ये पतंजलि का एकदम कश्मीरी असली केसर है, ये थोड़ा डाल दिया साहब। इतना सा तो पूरे परिवार के लिए बहुत है। हा, इतना ज़बरदस्त हो जाएगा। और फिर ये जो है, ये जो हमने ना इस सारे रोगियों को देना शुरू कर दिया। इसमें चीरा मार के और फिर इसको ये भून करके, इस बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सफ़ेदी लिए रहना चाहिए। ये लहसुन, इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके और फिर खाना। तो ये तो बताया मैंने लहसुन का प्रयोग। अब लास्ट ये हल्दी, अदरक, गिलोय, तुलसी, नीम, ये काढ़ा अब दोबारा से बनाने की बारी आ गई है। दोबारा से इसको बना करके और पिए, और जो इसको पिएंगे तो इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त रहेगी, और ये काफ कोल्ड, सर्दी जुकाम और सर्दी में जो होने वाले उपद्रव हैं इनसे बच जाएंगे। जहाँ तक बात रही आयुर्वेद की दवाइयों की, आयुर्वेद की दवाइयाँ एक्सपायर होती हैं, लगभग 2 साल का इनका सेल्फ लाइफ होता है। लेकिन अभ्रक भस्म है, स्वर्ण भस्म है, हीरक भस्म है, भस्मों की कोई एक्सपायरी नहीं होती है। तो ये फैक्ट चेक है आयुर्वेद की। जैसे मुक्तावटी है, मधुनाशिनी है, मधुग्रीट है, ये सारी दवाइयाँ दरअसल उनमें जब एयर का बार बार संपर्क में आते हैं ना, तो इनमें अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उत्पन्न होने की संभावना होती है। और जो है, अब जैसे घी है, ये भी पुराना हो जाए तो मालिश में काम लेते हैं, नया घी खाया जाता है। ऐसे शहद है, अब ये शहद जो है खाया भी जाता है और ये आँख में डाला भी जाता है। अभी हमने ये शहद का नया पैकेट भी लॉन्च कर दिया। अब लोगों को आजकल ना सब इजी वाला चाहिए। स्वामी जी, चेहरे पर भी लगाई जाती है शहद, तो आ गया है अब ये। ड्राई स्किन सॉफ्ट हो जाती है, चेहरे पर भी लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो हाँ, तो ठीक है, आज हमने टीका कर लिया है हनी का। तो आज की जो बातें बताई, इनको जो अपनाएंगे, वात पित्त कफ से निवृत्त हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी की ज्योत्सना मीनाक्षी पूजा की बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।